नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार पांडे आप सबका फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसमें हम लोग एमपीपीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उससे रिलेटेड आज मैं एमसीक्यू लेकर के आया हूं। और आज का जो हमारा एमसीक्यू का टॉपिक है वह है आपका बजट। ठीक, बजट के लिए क्लास मैं आप लोग को दे चुका हूं और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू कर रहे हैं। एक्चुअली क्या बजट जो है इसके एमसीक्यू एक तो वैसे ही मैं आपको पहले ही बोला हूं कि एकदम क्या बोलते हैं करंट लेवल पे क्वेश्चन आने वाले हैं और एमसीक्यू भी मैं एकदम कम रखा हूं आज। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको प्रॉफिट करे और जो आपकी तैयारी में सहायक हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यू किसका, बजट का। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो कॉमन सेंस है, कौन सा मंत्रालय होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, जो क्या पेश करता है? बजट पेश करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो आजाद भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुगम चेट्टी। किसने पेश किया था? आर.के. षणमुगम चेट्टी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 में। ठीक, 26 नवंबर 1947 में उन्होंने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। उसके बाद क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड, बजट को पढ़ने का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम से है? तो भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ा था सन 2022 के बजट में। किसने? निर्मला सीतारमण ने, जो 2 घंटा 40 मिनट तक चला, जो भारत के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण था। 2 घंटा 40 मिनट का सन 2022 का बजट, जिसको पढ़ी थी निर्मला सीतारमण ने। ठीक, फिर उसके बाद केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो वो कर दी गई है 12%। कितना परसेंट कर दी गई है? 12% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटा करके कितना प्रतिशत किया गया है? तो सन 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स 12%, मतलब कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटा करके 7% किया गया है। कितना परसेंट? 7%। उसके बाद सन 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए, मतलब राज्यों की सहायता के लिए, जिसमें अर्थव्यवस्था क्या हो, इकोनॉमिक्स क्या हो, गेन करे, कितने करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो राज्यों को दिया गया है 2 लाख करोड़ रुपए, जिससे अर्थव्यवस्था क्या हो, गेन हो। तो राज्यों को कितने लाख करोड़ की सहायता की जा रही है? 2 लाख करोड़ की। ठीक, उसके बाद केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो केंद्रीय बजट 2022 में अंतरिक्ष विभाग को 13,700 करोड़ रुपए दिया गया है। कौन सा? 13,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। फिर उसके बाद अमृतकाल किससे संबंधित है? तो अमृतकाल संबंधित है आपका भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष तक की अवधि को अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। ठीक, उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने की संभावना है? ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। फिर उसके बाद केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रस्तावित है कि 5 पुरातात्विक स्थलों को साइट पर संग्रहालयों के साथ प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? मतलब 2020-21 के बजट में सोचे थे कि 5 एकदम हिस्टोरिकल प्लेस को क्या बनाएंगे? साइट पर संग्रहालय, मतलब उनके जहां पर है वहां पर एक संग्रहालय बनाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है? तो हरियाणा है, हरियाणा का राखीगढ़ है, तमिलनाडु का आदिल चनलूर है, गुजरात का धोलीवीरा है, मगर राजस्थान का कालीबंगा को शामिल नहीं किया गया, जिसके साइट पर पूरा क्या बनाया जाएगा? संग्रहालय। तो राजस्थान का आपका कौन सा? कालीबंगा शामिल नहीं है। उसके बाद केंद्रीय बजट फिर उसके बाद है आपका कि 2022-23 के तमिलनाडु बजट के तहत सरकार ने किस शहर में बाढ़ग्रस्त शमन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए? तमिलनाडु के बजट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो तमिलनाडु के बजट के तहत किसको 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? तो चेन्नई को, बाढ़ से प्रभाविता से बचने के लिए। किसे? चेन्नई को। ठीक, उसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का अनुमानित प्रभावी पूंजीगत व्यय, तो प्रभावित पूंजीगत व्यय कितना है?
10.68 लाख करोड़। सरकार का पूंजीगत व्यय कितना है? 10.68 लाख करोड़ रुपए है। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा डीप नहीं जाने वाला। ठीक, उसके बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर केंद्र सरकार केंद्रीय बजट 2022 में प्रस्तावित टीडीएस दर क्या है? तो डिजिटल भुगतान में जो टीडीएस दर है उसको कितना रखा गया है? 1%। कितना परसेंट रखा गया है? टीडीएस दर 1% रखा गया है। ठीक, उसके बाद केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत अन्य देशों को विकास सहायता के रूप में प्रदान करेगा। मतलब 2022 में रखा गया है कि भारत अपने पड़ोसी देशों को भी सहायता पहुंचाएगा। तो कितना करोड़ रुपए रखा गया है? तो रखा गया है ये 6292 करोड़, जिसमें से 200 करोड़, लगभग 200 से 300 करोड़ अफगानिस्तान के लिए। ठीक, फिर 200 करोड़ रुपए श्रीलंका के लिए, फिर 200 से 300 करोड़ भूटान के लिए। ठीक, तो ऐसे करते करते भारत क्या कर रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के सहायता करने के लिए एक फंड रखा है, इसकी कुल अमाउंट है 6292 करोड़ रुपए। 6292 करोड़ रुपए क्या किया रखा है? वो एक फंड के रूप में जमा रखा है भारत। ठीक है, 2022 के बजट के अनुसार। फिर उसके बाद केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? मतलब पीएसबी के लिए कितनी राशि उन्होंने रखा हुआ है? तो पीएसबी के लिए रखा हुआ है उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए। पीएसबी किसके लिए? पीएसबी बैंक के लिए कितना करोड़ रुपए? 20,000 करोड़ रुपए जमा रखा है, मतलब उसके लिए प्रस्तावित किया है। ठीक है, तो ये देखो इतना इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक, और ये क्वेश्चन का लेवल भी ना बजट से आपको एकदम करंट लेवल पे ही क्वेश्चन करेगा। तो ये एमसीक्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसकी क्लास इंपॉर्टेंट है। तो क्लास में सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया हूँ, उसको अच्छे से देखिए। और बजट के जो एमसीक्यू हैं, जो छोटे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें ज़्यादा हाई लेवल पर क्वेश्चन नहीं गया है, तो इसको क्वेश्चन को भी क्या कीजिएगा? रीड कीजिएगा। देखो मेरा मानना यह है कि आपको अपनी स्टडी ऐसी करनी चाहिए कि आपसे वो क्वेश्चन बने, ठीक, जो आते हैं। मतलब हमको उस टॉपिक पर फोकस करना है जो आते हैं। ठीक, और कभी कभी ऐसे होते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम पढ़े नहीं रहते हैं, मगर फिर भी वो आ जाते हैं। तो जैसे आपके इकोनॉमिक्स में बजट का एक टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है, मगर फिर भी मैंने बजट को लेकर के आप लोग से चर्चा की और क्लास ली, तो उसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, और जितना एमसीक्यू बनाया हूँ उस एमसीक्यू पर फोकस कीजिए। क्लियर? और अपडेट रहिए करंट से। करंट लेवल पर जितना अपडेट रहेंगे उतना अच्छा इकोनॉमिक्स का पेपर बनेगा। ठीक है, क्लियर? और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया कमेंट्स में बताइए, उसको हम सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।